हिंदू रूल के बाद देन कम्स a very important period that was the जो इस्लाम का आना यहाँ हुआ. Srinagar has not been throughout the वाहिद capital of Kashmir. An early modern period तो उसमें श्रीनगर का नाम श्रीनगर नहीं रहता. You would call it शहर कश्मीर. अब कश्मीर की तवारीख का जो सबसे फॉरगॉटन पार्ट आपसे पूछा जाए कि Given- जो that is very underrated. जब नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया, दिल्ली पे कब्जा किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल एम्परर थे वो काफी रंजीदा हो गया क्योंकि नादिर शाह ने सब कुछ लूट लिया. नादिर शाह ने कहा कि मोहम्मद शाह से कह दो जितनी भी मैंने सॉर्ट ऑफ उसके खजाने में से चीजें ले ली ये सब कुछ वापस ले सकता है सिवाय एक कोहिनूर एंड ये नुस्खा है अमीर हमजा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस नुस्खा हमजा. और आपने अपनी किताब में अभिनव गुप्ता का जिक्र किया है. क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? आप ये छोड़ दे कि कश्मीर में क्या इंपॉर्टेंस है. आई वुड से जनरली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्थेटिक दैट कश्मीर हैज एवर प्रोड्यूस्ड. बुद्धिज्म, सेविज्म या सूफिज्म, कश्मीर पर सबसे लंबा असर किसका रहा है? द पर्सन जिस आदमी ने यहाँ पे सल्तनत की एंड मुसलमान था वो तो बजाती एक बुद्धिस्ट था. बुद्ध था. कंटेम्प्रेरी पीरियड के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. आई मीन द आर्म हिस्ट्री इज के हिज ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंडफादर कन्वर्टेड टू इस्लाम. सो आपके दरबारी कौन है? वो वही है जो पहले में थी. गालिबन अक्सरियत उनकी हिंदू होती. सो यहाँ पे कब्जा कहाँ से हुआ? आई मीन यहाँ पे लड़ाई तो नहीं हुई ना हिंदू और मुसलमान की. बिफोर दी सॉर्ट ऑफ द काटकोटा डायनेस्टी दीज आर बेसिकली मॉन्क्स लाइक ह्यूनसांग वगैरह who are coming to Kashmir because Kashmir is a center of Buddhist knowledge. I won't say कि there is not a it was all sort of शीर और शक्कर. ऐसा नहीं होता. Societies aren't there. I mean, syncretism in society doesn't mean कि there are not levels of tensions and there are not levels of contestation. जो आज का मौजूदा कश्मीर है, in terms of our inheritance, if not the what is happening on the ground, but in terms of our inheritance, अगर आप architecture देखें, बाकी चीजें भी देखें, it is sort of a coming together of two cultural world. One is a Indic Sanskrit world, one is a very Persianized world. अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू मीरास. ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ हम कश्मीर की हिस्ट्री, आइडेंटिटी और कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं. आमतौर पर कश्मीर को बाइनरीज में देखा जाता है, बट बिहाइंड दोज बाइनरीज लाई ए डीपर स्टोरी. मैं हूँ पीरज़ादा शाकिर और आज मेरे साथ स्टूडियो में समीर हमदानी साहब है. ही इज़ एन ऑथर, हिस्टोरियन एंड आर्किटेक्ट जिसने कश्मीर की तवारीख की उन ट्रांजिशंस को अपनी किताब में ऐसे रिकॉर्ड किया है जो हमें पूरी तरह से समझाता है कि जो आज का कश्मीर है वो कैसे बना है. समीर साहब, वेलकम आपका. शुक्रिया. आई थिंक आप हमारे ऑडियंस को अपनी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बताइए. आपने पढ़ाई कहाँ से की, रहते कहाँ थे और आज कहाँ रहते हैं? Okay, so basically, the family itself is from an area which is known as Babapura, Habakadal mein. But then my grandfather had shifted to an area near Fatehkadal known as Namchbal. So मेरी तो पैदाइश वहीं पे हुई थी नमचबल में. तो स्कूलिंग जो है हमारे टाइम पे लोअर केजी होता था, किंडरगार्टन नहीं होता था. So my schooling happened in Burnhall from lower KG till 10th के बाद 11th 12th बिस्को में किया क्योंकि 10th उस टाइम पे बर्नहॉल में 11th 12th नहीं हुआ करती थी. So 11th 12th did from Bisco, and then I did my bachelor's in architecture from School of Architecture and Planning, which is in New Delhi. So that is the lump sum of the basic of my schooling. Then I also did my PhD, which is also from School of Planning and Architecture, New Delhi. But that is the basic. Yeah, and I mean, I think it's also important that this is sort of your official education. Then there is traditionally, जैसे होता है रिवायती होता है कि your sort of religious training happened initially with my grandmother and mother. In fact, मैंने कुरान भी पहले वालदा से पढ़ा, लेकिन I think being a mother, I didn't proceed beyond एक पारा पे रह गया था काफी टाइम के लिए. Then वहाँ पे एक होते थे, I think उनका नाम था अब्दुल्ला गनाई साहब होते थे. वहाँ पे नमचबल में होता था. वहाँ पे इमामत भी करते थे मस्जिद में, तो उनसे थोड़ा कुरान पढ़ा. Again, I think I might have been a bit dumb or whatever, so I stopped. Actually, we left that place. So we came to हमारी यहाँ ज़मीन होती थी नगीन के यहाँ पे बागमपुरा, बाग महमूद. So I lived there even now. So then we came there. Then वहाँ पे शबीर साहब थे, शबीर कैदी साहब, उनसे sort of वो कुरान की तालीम sort of गर्दान वर्दान उन्हीं के पास किया. But basically from my mother. So my religious education primarily happened under my mother.
जो आप डाउनटाउन में पहले रहे हैं, बचपन में भी रहे हैं, जो तब का कल्चर था, रहन सहन था, उसमें और आज के रहन सहन में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? See, again, I have this, let me be very clear. बचपन की कुछ memories होती है ना, once you revisit them, there is a difference. एक तो scale का होता है कि as a kid, what seems big and huge then tends to be of a different scale. But इतना मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, I mean, we left when I was in 6th class. तब हमने वहाँ से सुकून ये तर्क हिजरत की थी. I remember it was more lively as a space throughout the day and even in the evenings up till almost 8-9 बजे तक. But देखिए अभी भी you visit that part of the city because there are many historical monuments, religious monuments वहाँ पे खान का वहाँ पे मुझे अब महसूस हो जाता है. Maybe this is a wrong feel कि Tachan is also Tisa Zindagi. But this can't be true because people are still living there. So I would say कि what the downtown was is still there. But most of the people at least जो हमारे मोहल्ले में थे जहाँ पे हम रहते थे, they shifted from that area. Started in 60s but prominently 80s में mostly निकले, फिर कुछ 90s के बाद निकले. But uh, most of them have left that area. And there are some other people who have come from other areas या वहीं से किसी ने खरीदा होगा मकान. कुछ मकान ऐसे भी हैं which are sort of left with जहाँ पे आपके what do you call it जो आम वर्ड में हम बिहारी लेबर्स कहते हैं, it's used for them to as they use it as a tenant. So that is there. So I would say कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो सारी जिंदगी खत्म होगी, बट जो मेरी sort of imagination of what it was वो लग नहीं रहा है. I mean today I feel कि ऐसा था नहीं. It was more lively, it was more well knit, but that can be a misreading, I would say. वहाँ जो बाकी जैसे कश्मीर में पहले से ही काफी सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, कि आपके साथ भी तब बाकी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आपके साथ पढ़ते थे? what was happening is कि where we used to live, we had a person by the name of Jailal Kalam. He was I think the first High Court judge of Kashmiri High Court judge. वो वहाँ रहते थे. वो हमारे से वो मेरे पैदा होने से पहले निकले थे. ठीक है जी, they had left. Then the nearest house that was of a Kashmiri Pandit where we were living was of इनका क्या नाम था? I remember he was I think a principal in REC or professor in REC. कश्मीरी पंडित थे. नाउ जिसको आप NIT से हाँ, के नाम जैसे से आप जानते हैं। NIT कहते थे, बट वो भी निकले हुए थे. सो देट ऑल्सो लेफ्ट इन 70s. मकान उनने बेचा नहीं था. सो व्हाट वाज हैपनिंग कि देट गिवन इट ऑन सॉर्ट ऑफ वहाँ पे कुछ किराए पर रहते थे. सो यू विल ऑल्सो सी कि देयर वाज दिस टेंडेंसी एट लीस्ट अमंग कश्मीरी पंडित्स कि मैनी कश्मीरी पंडित्स जो गाँव से थे, मुज़फ्फराबाद से थे, वो शहर में आके पढ़ाई करते थे. दे वुड लिव ऑन लीज इन हाउसेज. कहीं पे ऐसा भी होता था कि ऊपर की 2 मंजिला दे दी या नीचे की मंजिला दे दी. तो इनका एक मकान था. दे weren't living there. So जो वो वहाँ पे आए थे, they were not very intimate with the rest of the मोहल्ला because वो वहाँ के थे नहीं. yearly आते थे, निकलते थे. But कोई खास इवेंट जो आपके बचपन से जो अभी तक भी आपको याद है एंड दैट हैज बीन वेरी लाइक टचिंग इवेंट? I don't remember much, to be very honest. So there must be many events, but I can't recall it at the drop of a. नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसे कह नहीं सकता. हाँ, जिंदगी है, जिंदगी में काफी वाक़यात हुए होंगे. होते हैं. एक आर्किटेक्ट होने के नाते कश्मीर की तवारीख को खोजने की क्या चाहत थी आपको? देखिए जी, generally when you study history, you do it through text, you do it through art. And technically हमारे यहाँ पे subject भी होता है history of art and architecture, so that gives you a certain amount of an interest into the field. So I think that was something general and built there. I think I had a certain peculiar interest in history itself from a very early time also. So history में थोड़ा interest था, art के साथ वाबस्तगी थी, architecture के साथ वाबस्तगी थी. So generally आप यही मान लें कि आखिरकार यही था कि how do you see Kashmir through the medium of art? How do you see Kashmir through the medium of architecture? क्योंकि आपने तारीख as in terms of text already you have a good amount of information about what Kashmir is primarily about. But interest था कि how do you see it through the world of art and architecture? What was your fascinating or interesting discovery जब आप रिसर्च कर रहे थे, जब आप तवारीख को रकम कर रहे थे? देखिए जी, let me take it back to my years in architecture. So I was doing my undergrad course in Delhi in architecture. तो जब भी यहाँ पे किसी अंकल के साथ बात करते थे
कि आप क्या करो, and you would say कि I'm doing architecture, and they would come up, हाँ, we have a very unique Kashmiri architecture, it is very Chinese, pagoda जैसा. So I thought कि when you say pagoda, what do you mean by pagoda? I mean, there is something which is a Chinese architecture, there is something which is a pagoda. हाँ, हमारे यहाँ पे आस्थान है खान का, we have these very distinct shape, which is of a spire, etc. But then it's not pagoda per se. So how we in our sort of contemporary vernacular histories or oral traditions में कैसे we are getting a bit confused about the origins of our architecture. So that was something that was interested in. किसी भी रीजन को समझने के लिए, किसी भी रीजन की तवारीख को समझने के लिए हमें उनके उसके लोगों को जानने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ की लैंड को समझने की ज़रूरत पड़ती है. और अगर हम कश्मीर की बात करें तो क्या ये कश्मीर जो आज हम देख पा रहे हैं इसमें क्या पहले भी ऐसा ही दिखता था या देयर वर ट्रांजिशंस एंड व्हाट वर दोज ट्रांजिशंस यू हैव सीन? I mean, I can't claim to have a very large amount of life. Yeah. I'm still almost touching my 50s now. I'll be touching my 50s. But the question is कि my growing up experience in Kashmir या rather city में जो it's in 90s का. So 90s का वक्त कुछ अजीब था, अलग था, मुख्तलिफ था. It was totally different as the time that you see it. It was a very exuberant time also. We can go far behind 90s. And, like I mean, if you see historically, there have been periods wherein, I mean, I would say कि in the end, what is Kashmir? It's a land. हर कोई ज़मीन है, ये भी एक ज़मीन है. What is interesting about Kashmir is कि it's located at a place wherein there have been historically interactions with wider cultures. यानी अगर आप अपने वेस्ट की तरफ से देखें, नॉर्थ की तरफ से देखें या साउथ की तरफ से देखें, तहजीबें आई हैं, एम्पायर्स आए हैं, उन्हें अपने असरात कश्मीर पे डाले हुए. बट कश्मीर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड दीज एम्पायर्स. सो आई वुड से हिस्टोरिकली वी आर अ पार्ट ऑफ अ वाइडर connections which connect us to a wider world in Central Asia, in the Persianate world down south, and even in towards our sort of what do you call it, east towards Tibet and China itself. So कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी वैसी की वैसी है. एंड कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हर अदवार में बदलती रह रही हैं, इन टर्म्स ऑफ योर ड्रेस, इन टर्म्स ऑफ योर फूड, इन टर्म्स ऑफ इवन द ज़बान दैट वी स्पीक अबाउट इट. द कश्मीरी ऑफ टुडे इज़ नॉट द कश्मीरी ऑफ लेट्स इवन 100 years बैक. अगर आप कुछ पुराने मखतूतात देखें जिस पे आप या कुछ पुरानी शायरी देख लें कश्मीर की, सी सम ऑफ द रसूल मीर का कलाम, you find it very difficult to read it and understand it. हाँ, कुछ ऐसे हैं कि which is very easy to pick up. But generally what I'm saying कि there is always a transition from period to period. And कुछ political अदवार ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये transitions more pronounced होते हैं. So like I would give an example कि if we talk about Sultanate period, it's a period of transition जहाँ पे हमारी सकाफ़त पे, हमारी ज़मीन पे, हमारे लिबास पे, कलाम पे, हर किसी चीज़ पे एक असर पड़ा which was very Persianate. यानी उस इलाके का जहाँ की ज़बान, तहज़ीब और कल्चर फ़ारसी थी. ठीक है जी. Then if you come to Mughals, we had a different sort of a Timurid cultural import into Kashmir. उसका भी असर पड़ा. ऐसे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कल्चर्स आते गए. लेट्स गो टू द फेज जहाँ पे हमें जब हिस्ट्री में चले जाते हैं हम पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रैवलर्स का काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता था, मॉन्क्स का आना जाना रहता था. एंड व्हेन वी go into the excavations, we have found that there was a Buddhist period also that I think many of us don't know much about. हारवन एक साइट है जहाँ पे excavations के दौरान पता चला. इनफैक्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ पे हुआ है. What would you like to share with our audiences about that period? कैसा वो पीरियड रहा है? देखिए जी, एक तो अगर हम पहले बात करें इवन अबाउट द सिटी श्रीनगर की, तो कहा जाता है कि ये सिटी जो है इसकी इब्तिदा जो हुई थी वो अशोका के ज़माने में होती, और दी अशोका फाउंडेड दिस सिटी. बट वी हैव नो प्रूफ ऑफ दैट. सो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो तारीख में आई हैं लेकिन उनके कुछ एविडेंसेस नहीं है. सो वी डोंट हैव एनी इंडिकेशन ऑफ अ मौर्यन प्रेजेंस इन कश्मीर. बट जैसा कि आपने खुद बोला, हारवन में हमारे यहाँ पे ये वी हैव दिस स्तूपा विच वाज एक्सकवेटेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century. उसमें एक तो इट्स अ साइट विच इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट यू कॉल इट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. दो कुछ कहते हैं कि उश्करा में हुई, कुछ कनिष्पुरा में कहते हैं. बट एनीवे देयर इज दिस ट्रेडिशन कि वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट प्रेजेंस इन कश्मीर. एंड इसके कई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी यू फाइंड एविडेंसेस, लाइक लद्दू में यू हैव एविडेंसेस ऑफ दैट. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देर आर दीज सॉर्ट ऑफ टेराकोटा टाइल्स हारवन में जो निकले, एंड दीज आर वेरी यूनिक. There are some people who believe that these are from the Kushan period. Some say that these are from the later period, maybe even as late as the
इंटरेस्टिंगली सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका है वो आपके हार्वन्स के टाइल हैं जो आपके यहाँ पे एसपीएस म्यूजियम में भी हैं एंड दे गिव अ वेरी गुड विजुअल एविडेंस ऑफ व्हाट लाइफ वाज एट दैट पीरियड. सो जब बाहर से आप बता रहे हैं कि बाहर से जो ट्रैवलर्स आ रहे थे, मॉन्क्स आ रहे थे, उनका कश्मीर के कल्चर पर कैसा असर पड़ा? डिड दे इन्फ्लुएंस द जो यहाँ का कल्चर रहा See, है? I mean, if you see about again, if you go back to the sort of this early period, which is sort of a Hunna period, and between the before the sort of the Karkota dynasty, these are basically monks like Hunsanga Vagara who are coming to Kashmir because Kashmir is a center of Buddhist knowledge. They are coming here to get gain knowledge, ठीक है जी. And आप देख लेंगे कश्मीर के जो monks थे, Buddhist monks, they were also responsible for spreading Buddhism to mainland China. And again in Central Asia and other regions also. So Kashmir as a center of knowledge is true, but then again the question is कि अगर आप बाद में तारीख में देखें, we have people who have come across here लाइक मुगल पीरियड में यहाँ पे आपके शोरा आए, ईरानी शोरा आए, उनने काफ़ी असर रखा एंड उनकी वजह से कश्मीरी शोरा को ये तरकीब मिली कि दे वुड आल्सो डू पोइट्री इन पर्शियन. सो वी हैव पर्शियन पोइट्स लाइक गनी कश्मीरी, वी हैव पोइट्स लाइक मोहसिन फ़ानी एंड अदर्स, बट द इम्पेटस इज दिस सॉर्ट ऑफ द कमिंग ऑफ Persian poets, जिसमें काफ़ी बड़े नाम है. कलीम काशानी, he was the sort of the Malkus Shora or the poet laureate at Shah Jahan's court. And there were other people also. And then you also have these saints. We shouldn't forget the fact that there have been a huge caravan of these Sufis, आप कहे मशाइख कहे मुबल्लिग कहे, starting with Bulbul Shah, if we start it like that in terms of history, but going down till almost 19th century, there have been people who have been regularly coming to Kashmir, and they not only, as is said about Mir Said Ali Hamdani, the most prominent person you have there, okay, they don't only give you deen, they also give you your saqafat, they give you qasb, they give you your craft, everything is there. So there are these interactions which are happening historically. सो जब बुद्धिस्ट फेज के बाद एक हिंदू डायनास्टीज का रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ एंड देयर वर पावरफुल डायनास्टीज लाइक कारकोटाज थे. सो उनका क्या इन्फ्लुएंस कश्मीर के कल्चर पे रहा, यहाँ की आइडेंटिटी पे रहा? देखिए जी, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आज का मौजूदा कश्मीर है, in terms of our inheritance, if not the what is happening on the ground, but in terms of our inheritance, अगर आप architecture देखें, बाकी चीज़ें भी देखें, it is sort of a coming together of two cultural world. One is a Indic Sanskrit world, one is a very Persianized world. And आपका जो ये कारकोटा का सारा असर है, I mean, up till almost 14th century, this is when Kashmir becomes a part of the Indic civilization. So the outreach is more towards down the plains. So it is a part of the Sanskrit world. And I mean, you see your works like Raj Tarangni है या बाकी जो बिलहना विलहना इतने भी आपके poets हैं, they are composing works in. सो आगे जाने से पहले आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि श्रीनगर जो सिटी अभी मेन सिटी मानी जाती है कि हिस्टोरिकली भी इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंस थी. एंड आई ऑल्सो हर्ड कि जो भी रूलर्स चेंज होते थे दे वुड डू व्हाट कि श्रीनगर सिटी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करते थे. इज इट लाइक दैट? आप ये नहीं माने कि श्रीनगर सिटी को अपने हिसाब से बना रहे थे, बट जनरली व्हाट वुड हैपन कि एट द सर्टन पीरियड देयर यू हैड किंग्स और सुल्तान जिनने अपने अपने नाम पे मोहल्ले बना दिए. जैसे एक सुल्तान आ गया अलाउद्दीन, उसने अलाउद्दीन पोरा बना दिया. एक सुल्तान आ गया शमसुद्दीन, उसने यू हैव कुतुबुद्दीन लाइक कुतुबुद्दीन पोरा. आई मीन यू हैव किंग्स हु एक्सपैंडेड ऑन द सिटी, बट बेसिकली यू कैन से कि एंड ये भी सच है कि श्रीनगर हैज़ नॉट बीन थ्रू आउट द वाहिद कैपिटल ऑफ कश्मीर. आई मीन यू हैव आपका क्या इसका नाम है प्रहासपुरा. इट वॉज इन पीरियड एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ राइवल कैपिटल. इट डिड नॉट सक्सीड. बट आप ये मान लीजिए कि कश्मीर की तारीख में इवन टुडे इफ वी से इन कश्मीर शहर, व्हाट डज शहर मीन? Shahar is Srinagar. So I mean, even today, when you have major towns in north, in south, all across, and these are historical towns, still the notion of Shahar is Srinagar. So we do consider Srinagar as the Wahid Shahar. And if you talk about the medieval period and early modern period, तो उसमें श्रीनगर का नाम श्रीनगर नहीं रहता. You would call it Shahr Kashmir. It was the city of Kashmir. So there is just one city in Kashmir, that is the city. So yes, that is there. There is a sort of a historical precedence to this city. But there have been periods wherein there have been kings who tried to sort of relocate. Jaisimane sort of he went towards Undercoot. You had Lalta Datya, his was the most successful sort of an attempt at recreating a rival capital. Then
Even if you see in the Sultanate period, you have Sultan Zainul Abidin. उसने नौशहर बना दिया, which is not totally away from Srinagar. It is in the vicinity of the old city as it is. So yes, there have been attempts made, but then I would say the primacy of the city has rather remained unchallenged. सिटी एक्सपेंड भी हुई होगी. देखिए, I mean, if you see, there's a sort of a account of Yeah, जैसे आज हम जैसे कलहना कहता, वो कह रहा है 10 लाख का शहर है. वो it's not possible. That's a sort of a pure poetical exaggeration. Don't take it as a historical fact. But then you have Hugh Sang talking about the city, and he talks about a city जो north से south and east to west, it is 3 kilometer to 1.5 kilometer. And this is what the city was almost up till the period of the Dogra, early Dogra period. डाउनटाउन वाला एरिया था हाँ, या बिल्कुल. टाउन वाला एरिया? This is down. What you call downtown is actually the city. ओके. देखिए जी, आपका अपटाउन जो है, आई मीन इट हैपन्स आफ्टर इन दी अफगान पीरियड. हमारे यहाँ पे एक अमीर आया था जिनका नाम था अमीर खान जवान शेर. उनने अपने नाम पे एक पैलेस का है, सिटाडेल का है, शेरगढ़ी बना दिया, विच इज स्टिल आवर सेक्रेट, दी ओल्ड सेक्रेट. This is the first time that actually city comes out of what you call the downtown, the political capital, and it actually moves to left bank. So historical jitna bhi city hai, it is all located in the right bank, and you can say it actually starts somewhere from the further down from your Basant Bagh up till almost your Safa Qadl. That is your historical city. ये historical ये history, ये sort of triangle, and it goes almost touches your Malkha. दूसरा साइड क्या रहा है इसका? दूसरा साइड इज बीन एक्सपेंशन, यानी जहाँ पे आपके पत्थर मस्जिद है, जहाँ पे आपके सॉर्ट ऑफ अभी करण नगर है. आई मीन दिस हैज बीन, लेफ्ट बैंक हैज बीन रिलेटिवली unpopulated almost till 19th century. 19th and 20th century में it has sort of spread out. There is a beautiful drone image of Srinagar city जो शायद tourism वालों ने ली थी. You can see it कि जो inner river का spine है, दोनों साइड से the city is very well built. But then as you move further on the left bank, you see कि ज़मीन थोड़ी अभी भी खुल रही है. But historically जो city थी, you could say it starts from Safa Qadl up till almost sort of Habba Qadl के ऊपर का reach, and then it touches Jamia Masjid, and then on the left bank Patthar Masjid, बाकी जो थोड़े इलाके हल्का सा there is an expansion. But once you come to the late 6th period and early Dogra period, आपका major expansion लाल मंडी, not राजबाग initially, लाल मंडी side से, and further towards this area में हो गया. And then in the 21st century, जो करंट सिटी हमारी है, जो चाहे हम डिजाइन के हिसाब से देखें, खासकर डिजाइन के हिसाब, क्योंकि एक्सपेंशन तो होता रहेगा, वो हुआ भी है, होता भी रहेगा, इट हैज बीन गोइंग ऑन. जो करंट सिटी का डिजाइन है, ये कौन से पीरियड में ऐसे बना है? देखिए, करंट सिटी का मतलब क्या? आई मीन इफ यू टेक द होल सिटी, द होल सिटी इज द Yeah, म्युनिसिपल लिमिट, especially downtown, जो अभी historically भी दिस इज rich है. अगेन अ सल्तनत पीरियड इम्प्रिंट जिसके ऊपर एक्सपेंशंस हुए, बट बेसिक इम्प्रिंट वुड बी सल्तनत पीरियड का. और आपने अपनी किताब में अभिनव गुप्ता का जिक्र किया है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? आई मीन आई थिंक आप ये छोड़ दे कि कश्मीर में क्या इंपॉर्टेंस है. आई वुड से जनरली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट aesthetic that Kashmir has ever produced. His theories on rasa, his theories on music, art, everything. General, the sort of the Zaban Jamaliyat, aap jisko kahin, ya the language and the grammar of aesthetics. He defines it in the Sanskrit world. So I would say probably he's one of the greatest philosophical and literary minds that Kashmir has ever produced. And his contribution is everlasting. और कश्मीरी शैविज्म के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि शैविज्म को लेकर काफ़ी सारी बातें होती रहती हैं. तो व्हाट इज इट एक्चुअली? ये एक फिलॉसफी है या एक रिलीजन था? देखिए जी, फर्स्टली कश्मीरी शिविज्म इज नॉट माई फील्ड ऑफ स्टडी. So let me be very honest, it's not something that I've studied, it's not something that I'm an expert upon it. I might have briefly touched upon it, this is something that is relevant to our region, but then I would say you need to read people like Abhinav Gupta to get a better understanding of what it is all about. Okay, then Hindu rule के बाद then comes a very important period, that was the जो इस्लाम का आना यहाँ हुआ. इस बारे में जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपेरेटिवली बताया जा रहा है कि जो ट्रांजिशन था फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम, जो कन्वर्जेंस वगैरह हुए, इट हैज़ बीन पीसफुल. इज इट लाइक दैट? क्योंकि देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, कोई कह रहे हैं पीसफुल था, कोई कह रहे हैं कि फोर्स्ड था. क्या था ये ट्रांजिशन, क्या था? देखिए जी, जहाँ तक कश्मीर में यू सी मुस्लिम प्रेजेंस, इट स्टार्ट्स विद इन द हिंदू पीरियड. सो देयर आर टेक्सचुअल इंडिकेशंस व्हिच इंडिकेट के इवन बिफोर मुस्लिम्स बिकेम रूलर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम होने से पहले भी यहाँ मुसलमानों का वजूद था. स्पीक्स अबाउट द ट्रेड लिंक्स.
primarily because of trade links which have sort of reopened. एक ज़माने में ये बंद भी थे जब गौरी का invasion हो रहा था mainland India का, and you get a reference in Al-Biruni के Kashmir is a sort of a seal. But by the time we come to 11th century and later on 12th 13th में you can see कि यहाँ पे कश्मीर में there is a sort of a community of Muslims, mostly Central Asians. ये merchants भी हो सकते हैं, इनमें कुछ soldiers of hire भी थे जो sort of दरबार के साथ वाबस्ता था. Sort of there is there. So even Kalhana speaks about कि तुर्शुका जो थे यहाँ पे, which is generally यही माना जाता है कि ये मुसलमान हैं, सेंट्रल एशिया के तुर्क नस्ल के लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं. स्वात वगैरह एरा में इस्लाम ऑलरेडी आया हुआ है. सो हो क्या रहा है कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम कैसे हुई? सो जो द पर्सन जिस आदमी ने यहाँ पे सल्तनत की एंड मुसलमान था, वो तो बजाती एक बुद्धिस्ट था, बुद्ध था, तिब्बत से था या लद्दाख से था, यहाँ आ गया. यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हो गए, मंगलोल उन्हें यहाँ पे आए हुए थे, हमलावर हुए थे, सारे तहलका मचा हुआ था. तो उस वक्त पे उसने इक़्तिदार हासिल किया. जब उसने इक़्तिदार हासिल किया तो वो मुसलमान नहीं था, वो एक बुद्ध था. एंड देन जो भी हमारे तज़किरे आए, जितने भी तारीख़ी हवाला है, उनमें ये आया कि उनकी मुलाकात इत्तफ़ाक़न बुलबुल शाह से हुई एंड उनकी सॉर्ट ऑफ सादगी देखे ही अडॉप्टेड इस्लाम. या ये भी कहें कि कुछ हिंदू मौरखीन कह रहे हैं कि हिंदूज वर नॉट कीन कि ये हिंदू बने, वो अपने सॉर्ट ऑफ धर्म में उनको जगह नहीं देना चाहता था क्योंकि वो बुद्ध है. सो वट एवर इट इज़, एक बुद्ध है जो मुसलमान सुल्तान बन गया कश्मीर. उसके बाद अगेन वी हैव कोटरानी, शी इज़ सॉर्ट ऑफ मैरिड टू अ हिंदू. देन उनकी शादी एक बुद्ध से हुई जो मुसलमान बनी. देन शी मैरीज शमसुद्दीन हु इज़ ऑल्सो व्हाट, वो कश्मीरी नहीं है. एज एन अगेन वी डोंट हैव दी एक्चुअल अकाउंट्स, लेकिन कुछ कहते हैं तुर्क है, कुछ कहते हैं स्वात से वगैरह. बट बेसिकली एक फ़र्द है जिसके साथ में भी 100-200 लोग हैं. एंड बिकॉज he operates in Kashmir, he saves Kashmiri from another Turkish invasion, तख्त हसूल करता है. सो आपके दरबारी कौन है? वो वही है जो पहले भी थी. गालिबन अक्सरियत उनकी हिंदू होती. सो यहाँ पे कब्जा कहाँ से हुआ? आई मीन यहाँ पे लड़ाई तो नहीं हुई ना हिंदू और मुसलमानों की. दरबार में आपने देखा कि एक फ़र्द है, मुसलमान है, गच ये कश्मीरी नहीं है, लेकिन इसे हमें हमलावरों से बचाया, नजात दिलाई. एंड उस बिना पे ये इसने इक़्तिदार हासिल किया, चाहे और भी इसने पैसे खर्च किया हो, क्या खर्च किया हो. बट इट्स एट द मोस्ट इट्स अ सॉफ्ट कू. अगर आप आज की ज़बान में इस्तेमाल करें, इट इज़ नॉट एन इन्वेजन. कश्मीर इज़ नॉट इन्वेडेड बाय मुस्लिम्स एवर. ठीक है जी. सो जहाँ इन्वेजन नहीं हुआ, व्हाट इज हैपनिंग. एंड देन अगर आप देख ले तारीखें जितनी भी है, इनफैक्ट सो ये रिंचन शाह का कन्वर्ट होना, अमीर का सॉर्ट ऑफ ये सुल्तान बनना, इट इज़ ऑल इंटरनल डायनामिक्स आपकी सोसाइटी के. इसमें फोर्स कहीं नहीं है. ठीक है जी. एंड देन जो यहाँ पे हम बात करते हैं इनिशियल सल्तनत दौर का, आई मीन इट गोज़ ऑल द वे अप टिल ऑलमोस्ट सुल्तान सिकंदर के वक्त तक के, वहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट स्टिल आई वुड से मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेटेड किंगडम. एंड ये भी इट्स नॉट क्लियर कि बाय द टाइम मुग़ल कश्मीर पे हमलावर हुए और यहाँ पे काबिज हो गए, उस वक्त तक भी आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीर इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी लैंड. आप देख ले हमारे यहाँ पे एक मशाइख का जिक्र आ गया, बाबा नसीरुद्दीन गाजी. हिस्टोरिकली कश्मीर वाज नेवर मुस्लिम डोमिनेटेड. I mean, in the initial Sultanate period, it is not. And what I would argue is कि ये जो conversion हुआ towards sort of a Muslim majority area, it happens somewhere in the Mughal period. It is a gradual process. And इसकी मैं एक मिसाल दूँ, यहाँ पे हमारे पे एक मशाइख है बाबा नसीरुद्दीन गाजी, जिनका sort of रोज़ा बिजबियारा में. अगर आप उनके हालात और तज़किरे देखें तो उसमें ये आता है कि वो हर रोज़ एक मस्जिद बनाते थे. एंड ही वाज डूइंग दिस कन्वर्जन प्रोसेस, नए मुसलमान बनाते थे. एंड ये मतलब जो कन्वर्जन का सिलसिला था वो कैसे करते थे? अपनी स्पिरिचुअलिटी से या कुछ और चीजें रहती थी? देयर आर टू फोर्सेस, आप ऐसे बोले, हु आर डूइंग दिस कन्वर्जन. एक वो हैं कि जो मशाइख या सूफी आप उन्हें बोलें, जो बाहर से यहाँ आए और वो खानका नशीन है. एंड इन खानकाओं से वो अपना सिलसिला चला रहे हैं इस्लाम के, सॉर्ट ऑफ यू कैन से दे आर एक्सपैंडिंग इस्लाम. दूसरा वो है कि जो नेटिव है, जिसमें कि आपके रेशम एंड टू लार्ज एक्सटेंट यू कैन से हु हैव बीन मेजरली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कश्मीरीज टू इस्लाम.
इज देयर अ पीरियड कि जहाँ पे फोर्स यूज हुआ? यस, एंड देयर आर क्लियर इंडिकेशंस कि दो वक्त हैं यहाँ पे। आप मान लें कि सुल्तान सिकंदर के वक्त में, एंड जब शहमीरों का जवाल आया था उस वक्त मीर शमसुद्दीन इराकी आए थे, तो यू कैन गेट दिस So that is Mughal period. दैट इज लेटर शहमीरी पीरियड, चक दौर का Okay. ऑलमोस्ट हाँ. इनिशियल बिफोर चक Yeah. दौर, लेटर शहमीरी पीरियड की, वेयर इन यू कैन से कि हाँ जी जबरन व करहन भी कुछ लोग मुसलमान बने, बट ओवरऑल जो सारा पीरियड था, आई मीन इट इज़ नॉट वन ऑफ फोर्स कन्वर्जन दैट इज देयर। आई मीन यू कैन सी बोथ आपके जो संस्कृत टेक्स्ट हैं जिनमें आपका जो राजा का है, श्रीवरा का है, देन यू हैव सूका का, एंड देन अगर आप मुसलमानों के जितने भी तस्करे देखें उनको भी उनके साथ 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 देख ले, यू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग कि दिस ट्रांजिशन इज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। इट इज़ ओनली कि जब हम 19वीं और 20वीं, बेसिकली 20वीं सदी में बात करें इस पर, जब आज के मॉडर्न मौरखीन ने तारीख पर नज़र डाली तो दे से कि नहीं जी आज शमसुद्दीन या सॉरी शामिर मुसलमान सुल्तान बन गया एंड अगले दिन सारी आबादी मुसलमान होगी, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन इन सोसाइटीज। दीज प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन आर ग्रेजुअल। आई मीन जस्ट इमेजिन हमारे वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आई मीन द आर्म हिस्ट्री इज के हिज ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंडफादर कन्वर्टेड टू इस्लाम। Islam. या इकबाल का ही बात ले ले आप। आई मीन सो In दिस fact, इज most of the many Kashmiris people you have talk, they that would say कि lineage. maybe it's not going to 14th century कि नहीं जी मेरे आबा अजदाद 14वीं सदी में मुसलमान बन गए। काफ़ी लोगों का it's very recent, the whole conversion process is recent. So ये कब हो रहा है? ये सिख दौर में हो रहा है, ये डोगरा दौर में भी हो रहा है। So I would rather say कि conversion as a process is gradual. There are many reasons why people would have converted, and आप ये नहीं कह सकते कि इसमें वो जो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल पाइटी किसी शख्स की, किसी पीर फ़कीर की है, दैट डजंट अट्रैक्ट यू। अगर आप देख लें जितने भी हमारे रिशनामा हैं या जितने भी सॉर्ट ऑफ तस्करे, दे टॉक्ड अबाउट लेट्स से बाबा बामुद्दीन या बाबा नसीबुद्दीन वगैरह, इट इज़ person to person interaction which is basically converting you to a different field. हाँ ये कहना कि कभी भी फोर्स यूज नहीं किया गया वो भी गलत है। हाँ देर आर इंस्टेंसेस, लिमिटेड इंस्टेंसेस इन आवर हिस्ट्री वेयर यू किस किस्म का फोर्स, लाइक कि अगर आप लोगों को बता रहे हो कि कन्वर्ट होना है, किस किस्म का फोर्स? कोई स्टेट का इसमें इंटरफेरेंस I would say रहता है? दैट पीरियड का स्टेट there is an indication quite clearly and we can't ignore it कि सुल्तान सिकंदर के वक्त में एंड देन when यहाँ पे थोड़ा अफरा तफरी मची हुई थी सुल्तान फतेह शाह मोहम्मद शाह के दौर के दरमियान के बीच वाले पीरियड में, देर वॉज either you would say individual khanka based conversions which were more forcible rather than peaceful, or the state or some agents of the states were involved in this conversion. जिसमें एक चीज़ ये भी है कि यू इम्पोज जजिया व्हिच इज देयर। सो नाउ देयर आर मेनी वेज वेयर इन इफ सॉर्ट ऑफ योर, अगर आप एक मुसलमान हैं आप जजिया का सॉर्ट ऑफ यू कैन गिव अ लीगल रिक्वायरमेंट कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सम टैक्सेस एंड इसलिए जजिया करें, बट देन इट डिपेंड्स कि जिनके ऊपर लगा गया वो कैसे इसको देख ले। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू सी इट। बट ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप देख लें कश्मीर की तारीख एंड कश्मीर की सकाफत को भी देख लें, द वे एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू पास्ट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन मुस्लिम कल्चर, आज का भी जो कल्चर है मुस्लिम कल्चर, दैट इज क्लियरली शोइंग कि इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आपने उखाड़ के जबरन व करहन निकाल दिया। ये लोगों की अपनी ज़ाती राय भी थी, उसमें उनके शौक़ व ज़ौक़ भी शामिल था, वो आप नफ़ी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, यहाँ पे शायर का जिक्र भी आ जाएगा। एक बड़े शायर है शेख मोहम्मद असलम, इफ़ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, मुल्ला ताहिर गनी के शागिर्द हैं। इनने गनी कश्मीरी का दीवान भी पहली बार बाज़ाब्ता सॉर्ट ऑफ जमा कर दिया। ही हैज़ ऑल्सो रिटन अ तज़किरा ऑफ शोरा, तज़किरा शोरा कश्मीर है। इनके आबा अजदाद हिंदू थे। मुझे नहीं याद है कि कितने भाई हैं, शायद एक से ज़्यादा 3-4 भाई हैं, तब मुसलमान हो गए। एंड ये मुगल दौर है, इसमें कहीं जबरन नहीं है। ठीक है जी। सो ये बात है। क्या मैं ऐसी एक बात बोलूँ, यहाँ पे एक मरसिया निगार हैं जिनका नाम हसी भट्ट है, इनके नाम पे रहनवारी में भी एक मोहल्ला भी है, मोहल्ला हसी भट्ट है। ठीक है जी। मुसलमान हो गए तो आप क्या कहें? एंड देन तो ये जो ट्रांजिशंस रही, एक तो रिलीजन कन्वर्जन वाला पार्ट रहा है इसमें, जब भी ट्रांजिशंस रही, फॉर एग्जाम्पल रूलर चेंज हुए या जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे या सेंट्स आते थे, उन्होंने कश्मीर के कल्चर को जो है ना कैसे इम्पैक्ट किया? this is a sort of a very I would say controversial question to ask me because I was totally different take on it. जो मशाइख ज़्यादातर बाहर से आए हैं उनमें सर फहरिस्त आपके कुबरवी सिलसिले से, दे हैड
व्यू ऑफ कश्मीर वेरन गालिबन उनकी नज़र में कश्मीर में जो इस्लाम 14वीं सदी में मौरज़ वजूद में था वो सही इस्लाम नहीं था, या जो यहाँ के मुसलमान थे वो सही मानों में मुसलमान नहीं थे. And you get these references in many accounts which were on which you can build as a case. And again I'm saying ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है लोगों को इससे sort of they might be sort of not agree with it, but the question is कि जो ये लोग आए ये एक बड़ी सकाफत का भी हिस्सा थे. So they were very proud of their Persian culture and cultural moorings. ठीक है जी. So there is a period कि जब आप you're conflating your notions of Islamic culture with that of a Persianate culture. ठीक है जी. जब आप चाहते हैं कि जो लिबास, जो रहन सहन है, जो उठने बैठने के तरीके हैं, जो आदाब हैं, वो वैसे ही हों जैसे आपके अपनी मुल्क में नहीं, अपनी सकाफत में जहाँ से आप आए हुए. सो देर इज़ दैट थिंग देयर, बट ओवरऑल दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड. सो जैसा मैंने कहा कि अगर आप देखें 14वीं सदी के आगे आगे जब आप चलते हैं, ग्रेजुअली द इंडिक संस्कृत इन्फ्लुएंस इज गेटिंग इरोडेड एंड आपका फ़ारसी सकाफ़त का असर बाज़ाब्ता कश्मीर पे आता है. एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ईरान द लैंड, इट इज़ बेसिकली फारस, खुरासान, बलख, ऑल Most दैट parts सेंट्रल of the एशिया, Middle East. Central Asia, Yeah, okay. the wider Central Asia, that area जहाँ पे फारसी was the official language. I mean many of these जो ये लोग थे they were Turkish और तुर्क in their ethnicity. As in अगर आप देख लें कि हिंदुस्तान में भी जो सलातीन आए, चाहे वो आपके स्लेव किंग जिन्हें हम कहते हैं या बाकी तुगलक पुगलक है, दे आर नॉट पर्शियंस इन एथनिसिटी, दे आर टर्किश मोस्टली इन देयर एथनिसिटी, बट उनकी जो ये सिविलाइजेशनल अदब है वो फारसी है, दैट इज पर्शियन इज द कल्चरल. इवन फॉर द मुगल्स आर नॉट पर्शियंस बेसिकली, सो बट द कल्चर ऑफ द दरबार इज पर्शियनेट. मुगल्स के दौरान में यहाँ के आर्किटेक्चर एस्थेटिक्स को कैसे चेंज किया देखिए गया? मुगलों का What एक ये was their चीज़ है कि contribution? मुगल्स हैड अ वेरी सेंट्रलाइज्ड एम्पायर. यहाँ पे दरबार में, शाही दरबार में, चाहे वो आगरा में हो, आपका कैपिटल है, दिल्ली में हो या लाहौर में हो, जहाँ पे भी आप हो, आइडियाज ओरिजिनेट होते थे. जैसे आजकल नहीं होते वो इंक्यूबेटर सेल जहाँ पे यू कम अप विद द फ्रेश आइडिया और द स्टार्टअप्स. So you could say the imperial capital had a workshop and you had these ateliers जहाँ पे ideas होते थे. Emperor उनको बाज़ाब्ता अप्रूव करते थे and then they would be reproduced mass. ठीक है जी. सो जहाँ तक मुगलों का आर्किटेक्चर है, अगर आप देख ले दो चीज़ें हैं कश्मीर में. एक तो उनके कुछ मस्जिदें हैं, बाकी उनके बागात है. एक मिनट के लिए अगर हम बागात को छोड़ दें, जो उनकी सॉर्ट ऑफ मस्जिद है, पत्थर मस्जिद है जिसे मस्जिद नौ और मस्जिद संगीन भी कहते हैं. मुल्ला शाह की मस्जिद है जो मखदूम साहब के आस्थान से रोज़े के बिल्कुल नीचे है. एंड देन देयर इज़ अनदर मुल्ला शाह की मस्जिद जो गांदरबल में वाक़ है. एंड देन देयर इज़ अ श्राइन बाय द नेम ऑफ, जिसको आम हम रोज़ा शेख इब्राहिम या ठग बाब सोबन कहते हैं कोशिश में. सो व्हाट यू हैव सी, इनका आर्किटेक्चर टोटली मुनफरद है कश्मीर की रिवायती तामीर से, इस्लामी तामीर से, जो हमारे खानका हैं या मस्जिद है. बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ वुड. लकड़ में बनी है इसलिए क्योंकि लकड़ यहाँ पे काफ़ी वफूर में आपको अवेलेबल है. इस दी मटीरियल यूर इन हिमालयन रीजन. लेकिन मुगलों की जितनी भी तामीर है सब चुनाई में हुए, जिसके ऊपर यू हैव स्टोन का क्लैडिंग. ठीक है जी. तर्ज तामीर बिल्कुल अलग है कश्मीरी से. सो द मुगल आर्किटेक्चर इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम कश्मीरी आर्किटेक्चर. एंड मुगलों ने कश्मीर में ऐसे ही तामीर की जैसे वो आगरा या लाहौर में करते. ठीक है जी. लेकिन मुगल तामीर की कुछ चीज़ें जो उनके सॉर्ट ऑफ ज़ाती मकानात और हवेलियों में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी तामीर में आ गई, बट लकड़ में. सो लाइक वी हैव, जैसे आपने देखा होगा उरूसी है, हमारी उरूसी होती है, उसकी जो वो शक्ल है आर्च की, वो वी कॉल इट अ मल्टीफॉयलेटेड आर्च, या उसके साथ वो कॉलम्स होते हैं जिसको कश्मीर में हम सर्वथम कहते हैं. दीज आर बेसिकली बोरोड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर. लेकिन मुगल आर्किटेक्चर में ये चुनाई में हो गया या स्टोन में हो गया. कश्मीरी आर्किटेक्चर में आपके लकड़ में बनाएंगे. आपने अपनी किताब में सर बर्टन क्लार्क का जिक्र किया है और उसमें हमजा नामा की डिस्कवरी के बारे में आपने बताया है, कि उस बारे में आप हमें थोड़ा बताइए. देखिए जी, अगर दोज ऑफ यू हु आर अवेयर कि मुगलों के यहाँ पे या इवन उनसे पहले भी एक फ़न है जिसे हम मोरक्का निगारी कह रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग जिसे हम उर्फन आजकल कहते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग टर्म. बेसिकली मुसव्वरी जो होती थी, इसमें बेसिकली आप क्या करते थे, यू वुड डू द पेंटिंग एंड उसके साथ खताती भी होती थी. तो मुगलों के लिए सबसे जो बड़ा और वन ऑफ द फर्स्ट एल्बम जो बनाया गया था हिंदुस्तान में, वो
किस्सा अमीर हमजा, हज़रत हमजा जो हज़रत के प्रॉफिट के चचा थे, उनके मुतल्लिक़ दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ हाउ डू आई पुट इट, फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। किस्सा अमीर हमजा काफ़ी पॉपुलर हुआ था लिटरेरी हलकों में, इसी पे उन्होंने आपका ये बना दिया, मिनिएचर पेंटिंग्स बना दी है। एंड ये काफ़ी बड़ी है। नॉर्मली जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग होती है वो छोटी होती है, इतनी भी होती है या इससे बड़ी, इसके काफ़ी बड़े, 1 फुट से बड़े बड़े इसके पेंटिंग्स है। सो इसके मुतल्लिक़ मशहूर है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया, दिल्ली पे कब्ज़ा किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल एम्परर थे वो काफ़ी रंजीदा हो गए क्योंकि नादिर शाह ने सब कुछ लूट लिया। तो कहा जाता है, एंड दिस इज जस्ट एन एनेक्डोटल सेइंग, आई डोंट नो वेदर इट्स हिस्टोरिकली ट्रू, कि नादिर शाह ने कहा कि मोहम्मद शाह से कह दो जितनी भी मैंने सॉर्ट ऑफ उसके ख़जाने में से चीज़ें ले ली, ये सब कुछ वापस ले सकता है सिवाय एक कोहिनूर एंड ये नुस्खा अमीर हमजा। सो दैट इज़ दी वैल्यू ऑफ दिस नुस्खा जो ये हमजा नाम था। फिर ये कश्मीर कैसे पहुंचा, इसका कुछ, आई मीन वी डोंट हैव एनी अकाउंट कि हाउ इट केम टू कश्मीर, बट वी नो कि दिस जेंटलमैन हु वाज पार्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ द सर्च फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ही केम टू कश्मीर, एंड कश्मीर में हबा कदल में एक चाय दुकान पे इनने देखा कि ये जो हमारे पिंजरे होते थे पुराने ज़माने में, अगर आपको याद है, यहाँ पे भी एक पिंजरे की खिड़कियाँ होती थी, तो ठंड से टू स्टॉप द कोल्ड इन द विंटर इसके ऊपर कागज़ लगाया जाता था, कोशर कागज़ जाता सोना से। सो इनने यही चिपकाया हुआ था हमसनामा। सो ही बॉट, उनको नहीं पता था ये उनको है क्या। मालूम नहीं था ये है क्या। सो दे ही एक्चुअली बॉट द उस हमसनामा, काफ़ी कम पैसे में खरीदा होगा, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर आर्ट कलेक्शंस इन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। और आपकी किताब में और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग देखने को मिली, दैट वाज द ईरानी लेडी के बारे में आपने उसमें कुछ जिक्र किया है। कैन So यू this प्लीज is this टेल is अस ये क्या a this था? is a lady by the name of Zora Begum, कहते थे ना, वो बचपन की वेक मेमोरीज। आई मीन आप देख ले कि इस किताब, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई है? she used to come regularly to our home. I mean, till I was in, I think, class fourth. I have my last memory would be in class fourth or fifth. Which year? This would be in 85 or 6, 85, 85, 86, okay. 85, 86, 86. I think probably. So anyway, what happened ke, I don't know much about her history. I mean, itna zyada malum nahi, but I know that this is again the only anecdotal, personal anecdotal I have added to Addition. the book. Rather, I avoided it. सो ये शी वुड कम देयर, बेसिकली क्या होता कि ईद के मौके पे आप फितर निकालते तो हम उन्हीं को देते थे। कश्मीरी तो थी नहीं, आई मीन द सॉर्ट ऑफ द कदोकाम जो उनकी थी वो बिल्कुल मुनफरद थी, एंड शी वुड ऑल्सो रिसाइट पर्शियन। मुझे याद है कि मैं उनको, छोटा ही था, मैं उनसे कहता था, मम्मी से कहता था, वालदा से कहता था कि इनको बोले कि, खुद तो नहीं कहता था कि आप इनको बोले थोड़े फारसी बता ले। उर्दू कहती थी काफी। पहले तो कल्चर भी था ना, बहुत फारसी पढ़ने का कल्चर था, है ना? I mean, growing up in my time, in I mean when I was in as I said 84 or 85, उस टाइम पे तो खास इतना शहर में इतनी कोई फारसी बोलता नहीं था। कोई सॉर्ट ऑफ जो बुजुर्ग होते थे खाली मुझे वो याद एक है दो क्योंकि सेंटेंस बोलते सॉर्ट ऑफ। मुझे याद है बुजुर्गों का, मेरे दादा थे वो भी फारसी पढ़ते थे, लिखते थे और सुनते भी थे अगर कहीं मौका मिलता। बिल्कुल, ये सही बात है। I mean, this was a लेकिन language of, हाँ, with time it erode हो eroded. गया So, कि but आज उनका तो किसी क्या, को उनका लहजा भी काफी वो सलीस, I mean, it's so beautiful. I mean, whatever I remember it, again, as a kid, your memories tend to be not that clear, but I would say कि I was mesmerized by her personality and the way she used to speak. So, then I think जब 90s की disturbances हुई उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं. So I assume कि she passed away. Where she is buried, when she passed away, I have no idea about it. So that's what I mentioned in the book. But I thought this was very interesting because it is in the post 1947 again. Was she married to somebody in Kashmir? No, they had basically, जितना मुझे अब याद आ रहा है कि they were here in the at the time of partition, because यहाँ पे वो पिंडी रोड होता था, आना जाना था, यहाँ आ गए थे। तो her husband was killed during the riots of partition. So then they got stuck in कश्मीर। आई थिंक शायद पहले जम्मू के साइड से, देन दे केम टू कश्मीर, वहाँ से दे फ्लेड टू कश्मीर, एंड शी हैड डॉटर्स। आई डोंट नो 3 की कितनी डॉटर्स थी। शी वाज दैट्स देयर, बट हर लाइफ वाज वेरी ट्रैजिक आल्सो ऑन अकाउंट ऑफ द सफरिंग। बट द लेडी वाज, आई मीन हाउ डू आई पुट इट, अपन क्वेश्चन में नूर ओसस पशपार, दैट इज द लीस्ट आई कैन से अबाउट हर। खुदा मगफिरत करे। आज कश्मीर की तवारीख का जो सबसे फॉरगॉटन पार्ट आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट सबसे फॉरगॉटन रहा है? I mean, I would say, given जो that is very underrated, I would say it would be the नहीं है। Buddhist period, because उसका कुछ एक तो उसका उतना मटेरियल
ये एविडेंस नहीं मिलती है। देखिए जी, आप अभी भी कश्मीरी टेम्पल्स देख सकते हैं। यू कैन सी विष्णु टेम्पल्स, अवंतीपुरा वगैरह, यू कैन सी शिव टेम्पल्स, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन सी बाकी कल्चर्स के रिलेटेड। बट जो ये बुद्धिस्ट रेमिनेंस है कश्मीर में, वो काफ़ी कम है, बारिंग फ्यू स्कल्पचर्स विच आर लोकेटेड इन व्हाट यू कॉल दैट एसपीएस म्यूजियम। एंड म्यूजियम में हार्डली कोई जाता है। आई मीन वो मजबूरन बच्चों को किसी ईयरली टूर पे लिया करते हैं, बट अदरवाइज आई वुड से द बुद्धिस्ट पास्ट ऑफ कश्मीर इज समथिंग दैट इज फॉरगॉटन एंड हार्डली रिटन अबाउट इट। वी हैव वेरी शेयर्ड हिस्ट्री। तो डू यू थिंक कि आज का जो नौजवान है वो इस हिस्ट्री के साथ रिलेट कर पाता है, और ही हैज आइडिया ऑफ व्हाट इट See, I mean, वाज, हाउ let इट me put केम it. टू बी? I remember कि जब मैं again was in my teens, I once talked to my uncle. I had a bit of interest in history about the past, and his sort of he just dismissed it. अमतल क्या नहीं आ रहा या से क्या मिली amnish. He was very dismissive about कि this is what is this exercise in past, इससे मिलता क्या है, जिनको जो करना था वो किया. But maybe because of the politics of our what is happening all across and all over, I think there is a genuine interest in many young people in past. One is a past कि जहाँ पे you are discovering something. I mean, आपने कोई नई जगह देख ली, you take a selfie or you took a reel and it becomes a popular part of your Insta fame. Sort of that is something you want to do. But then there's also a genuine, I think, desire to understand it because of the fact that I think there are very powerful narratives on social media, identity driven. तो इसमें you also want to find your space कहीं ना कहीं. डू यू थिंक कि जितना काम कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर होना चाहिए था, ताकि जो सारे फैक्टर्स हैं उनको सामने लेके आना चाहिए था, उतना काम हुआ है, और देयर इज द नीड टू I mean, डू I मच would मोर say, वर्क? I would say कि after 80s, 90s के बाद कुछ there was a sort of a missing period where not much happened. देखिए जी, we have a period कि historically we have been very active. ठीक है जी, कश्मीर has this rich tradition के लोगों ने यहाँ की तारीखें लिखी हैं, लोगों ने तज़किरे लिखे, and generation after generation, as we say ना कश्मीर में पीर दर पीर छ लोको लोकमत, ठीक है, we have enough material. Some has been lost. ये हर जगह होता है, ये कोई मुनफरद बात नहीं है कश्मीर के मतलब कि we have lost. But when we come to the 20th century, I would say there are a couple of people who took a sort of a modern approach towards historiography and saw past. They had their own particular biases and prejudices, but you have people who are foundational in it. कश्मीरी पंडितों में आपके बामजाई थे, कश्मीरी मुसलमानों के लिए GMD सूफी की बुक है. I mean, it's the amount of information that book has is phenomenal. जो कशीर नाम की है. Then we had other people writing, Muhammad Hassan. Then in between there was a period wherein there was some talk which happened prominently through Isaaq Khan Saab and to a certain degree Rafiqi Saab. But then I think there has not been that rigorous academic look at history Okay. हमारी तरफ से. इट इज़ मोस्टली, आई मीन, ये आप ऐसे मान लें कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं एक मुसलमान की नज़र से हिस्ट्री देख रहा हूँ, इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है. आई मीन, बट देन यू बी अपफ्रंटेड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि या मैं हिंदू हूँ और मैं एक हिंदू की नज़रिए से हिस्ट्री देख हिस्ट्री को रहा हूँ. देख दैट रहा इज़ व्हाई वी हैव सच कंटेस्टेड वर्जन्स. सो आई थिंक रीसेंट स्कॉलरशिप जो मेजरली है वो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम कश्मीर. एंड इसमें आई वुड से द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क वुड बी आवर ओन यूनिवर्सिटी. जब हम ये शेयर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, हम आज भी हम अपने अपने इसका थोड़ा जिक्र किया, इसमें थोड़ा आपसे गहराई से समझने की कोशिश करूंगा. आपने कहा कि हमारा जो कल्चर, चाहे हिंदूज है मुस्लिम्स है, दैट्स काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, यू नो, कि यहाँ का हिंदू भी किसी दरगाह में चला जाता है, यहाँ का मुसलमान भी कभी जब हिंदूज के फेस्टिवल होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं. इस बारे में क्या हिस्टोरिकली भी ऐसा ही था, या हिस्टोरिकली ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट था, अब उसमें कुछ कमियां आई है? एंड हाउ वाई इज इट सो? अदर बाकी जगहों पे इतना शेयर्ड कल्चर देखने को नहीं मिलता है. I mean, I don't know. This is a question which is open to many interpretations. There is much we share in the sense that customs and rituals that might have been a part of one culture, one religious belief system, have been incorporated in another religious belief system. But does that indicate that there is a sort of a parallel?
आई डोंट नो। देखिए मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे 2012 में दस्तगीर साहब का जो खानका थी आस्थान था खानियार में, वो नजर आतिश हो गया। सो आई वाज पार्ट ऑफ द इंटायर टीम विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो दिस वाज अ नौ तामीर जो इसकी हुई। Being an architect, या you were there. सो आई वाज देयर फ्रॉम आई थिंक 2012 टू 2018। तो मेन जो खान का नई तामीर हुई वो इस पीरियड में हो गई। सो इट वाज रेगुलरली आना जाना था। तो मुझे याद है कि एक बार वहाँ के सजादा नशीन से बात हो रही थी एंड ही सेड कि इतनी आसान शो अस इट वाज बट महल। अच्छा, अब तो उसका निशान ही नहीं। एंड ही सेड कि अपर उस कोच गसान इट इज बट रोजान एंड दे वुड रेगुलरली कम टू दिस श्राइन एंड दे वुड प्रे एंड स्टिल मेनी पीपल तो डू वैसे इट। 10 गिर्स ज्यादा बिल्कुल स्पॉट 10 गिरस खानिया रस्म शो एंड अपोर्शनस but it goes to a school पूरा but on the side of the khan he said there was a Kashmiri Pandit Mullah and he said कि सान लोग चार तो so that was relatively I would say till the 80s must have been there कि at Siwan but what they must Siwan. That is one part of it. Then there's another which I remember कि ये जो नरपरिस्तान है हक्कानी साहब का आस्थान है। I remember because we used to go to Habakadal which was our ancestral family home. So I had this memory कि तत ٲسۍ मुसलमान तो फातिहा परान नेबरٕ किनी and तत ٲسۍ बट दिवान तिम तہِ ٲسۍ पोश वोश तरावान but that later I realized is not कि there is a reverence from the same side. Muslims have a different understanding which is of this being a Muslim shrine. Hindus have understanding कि यहाँ पे हमारा एक टेम्पल हुआ करता था। So they might be visiting the same site but there are two different views of what the ownership of that site is. Yes, sir. So these are things दोनों साथ साथ चल रहे हैं। So I won't say कि there is not a it was all sort of like what is that Majur's frame Shiro Shakkar. ऐसा नहीं होता। Societies aren't there. I mean, syncretism in society doesn't mean कि there are not levels of tensions and there are not levels of contestations. Before concluding, let's have a rapid fire round. Okay, first I would like to ask कि कश्मीर की हिस्ट्री को अगर एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना होगा, what would it be? क्या होगा वो? Contestations. श्रीनगर स्पिरिचुअल सिटी, ट्रेडिंग हब या पॉलिटिकल कैपिटल? Trading hub. बुद्धिज्म, सैविज्म या सूफिज्म कश्मीर पर सबसे लंबा असर किसका रहा है? I would say Sufism. एक ऐसा हिस्टोरिकल साइट जो कश्मीर में है जो बहुत अंडररेटेड है? मज़ार शोरा. Find it. देख ले कहाँ पे. सूफी सेंट्स, रिफॉर्मर्स और कल्चरल यूनिफायर्स? Both. डिस्क्राइब द बुद्धिस्ट फेज ऑफ कश्मीर इन वन वर्ड? Knowledge. मुगल रूल कश्मीर के लिए गोल्डन एज या एस्थेटिक फेज? Golden age. श्रीनगर का सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल नेबरहुड आपकी व्यू में कौन है? खान का मुल्ला. यंग कश्मीरीज अपनी हिस्ट्री से कनेक्टेड या डिटैच्ड? I think connected. अगर कश्मीरी अपने पास्ट से एक चीज सीख सकता है वो क्या होना चाहिए? You will always be there. वन बुक अपार्ट फ्रॉम यूअर्स जो आप रिकमेंड करेंगे कश्मीर को समझने के लिए? Kashmir by Jemri Sufi. थैंक यू सो मच फॉर Thank योर you, टाइम। thank you वी for हैड your वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और आपने अपना वक्त दिया कश्मीर के इस लेयर्ड पास्ट को समझाने के लिए। आपने इसको बहुत एक सीक्वेंस में समझाने की कोशिश की और बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, जी. Thank आपने you for हमें having अपना me. वक्त दिया। Thank you for having me. Thank you so much. Thank you.